नमस्कार, आदाब, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का बिहार नहीं झारखंड अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो जेएसएससी सीजीएल के सबसे संभावित प्रश्नों का अभ्यास हम आज करने वाले हैं। आज वाला छंद करा दूं, समझ में नहीं आ रहा है मंजरी, पूरी कोशिश करूंगी। आप लोगों को अलंकार भी पढ़ाना है, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार विशेष सत्र लाया जाए अलंकार के लिए। उसी के सत्र के बारे में थोड़ा सा विचार कर रही हूँ मैं। जोहार अंकिता, जोहार। चलिए शुरू कर लेते हैं सेशन। अभी तो देरी नहीं करेंगे सेशन में, क्योंकि बाकी बहुत सारे काम मुझे पता है बाकी हैं, लेकिन पहले जो ज़रूरी काम है पहले वो कर लिया जाए। उसमें समय व्यतीत नहीं करते हैं, वो ज़रूरी काम पहले निपटा लेते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ, द्वंद्व समास का उदाहरण आपसे पूछा है, कौन सा है? द्वंद्व समास आपको पता है, दोनों पद समान होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पद समान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, अर्थात ना पद छोटा ना बड़ा, दोनों पद बराबर होंगे। गुड इवनिंग दिव्या, गुड इवनिंग सर्वेश। चलिए, तो द्वंद्व समास का कलम दवात, माखन चोर, पथ भ्रष्ट या आजीवन, बाकी सभी के उत्तर के बारे में भी हम जानेंगे। गुड इवनिंग शारदा जी, गुड इवनिंग। बताइए जल्दी से क्या होगा उत्तर। इसी प्रश्न के माध्यम से हम और चीजें भी समझेंगे, तो जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। गुड इवनिंग लक्ष्मी, गुड इवनिंग दीपक। बताइए जल्दी से क्या होगा उत्तर, और सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा बाकी बच्चों के साथ भी, क्योंकि मैं जिस तरह से पुराने प्रश्नों को देख रही हूँ उसी के हिसाब से मैंने आपके मॉक डिज़ाइन किए हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर पेपर 1 में आपको समस्या नहीं होने वाली है। पेपर 1 के लिए तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए आप लोग, है ना। उसके लिए तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए हैं, उसके प्रश्न भी थोड़ा थोड़ा करके मैं इसी में आपको कराने वाली हूँ। ए, बिल्कुल सही बात, इसका सही उत्तर होगा ए। क्यों? इसका मतलब है कलम और दवात। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? कलम और दवात। यहाँ बीच में और अथवा या अगर आ जाए और दोनों पद समान होंगे, ये बीच में योजक शब्द है जिससे ये जुड़े हैं। बीच में योजक चिन्ह लग भी सकता है, कभी कभी नहीं भी लगता है, सामान्य तौर पर आपको योजक चिन्ह मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। दूसरा, माखन चोर, तो क्या हो जाएगा? माखन को चुराने वाला। अब को आ गया तो विभक्ति आ गई कारक की, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये है आपका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा ये? ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब से का मतलब अलग होने का मतलब है अपादान तत्पुरुष, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आते हैं आजीवन। आ क्या है आपका? ये है अव्यय, और बाद वाला क्या है? जीवन, संज्ञा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा समास आ जाएगा ये? अव्ययी भाव समास। आसानी से पहचान सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर सही है। अगला प्रश्न, कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास है। कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास है। समास से मानकर चलिए कि 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो समास हम अच्छे से कर रहे हैं, समास के प्रश्न भी मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। मैं जैसा पेपर को देख करके आई हूं या देखा है मैंने। तो कंकर पत्थर, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुव्रीहि, क्या हो जाएगा उत्तर? जल्दी से बताइए सभी लोग। बी, वेरी गुड, बी, वेरी गुड, बी, वेरी गुड। द्वंद्व हो जाएगा। बीच में भले ही नहीं लगा है योजक चिन्ह, लेकिन इसका मतलब है कंकर और पत्थर। कंकर और पत्थर, यहां और आ गया बीच में, और दोनों पद समान है, इसका मतलब द्वंद्व समास। दोनों पद समान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान, इसमें दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष में, और बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान। ये हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद या कोई तीसरा पद? गुड इवनिंग अनिल, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। इसका उत्तर सभी लोग दे सकते हैं, मैं जितना सोचकर चल रही हूं आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्या होगा इसका उत्तर? सी, वेरी गुड। उत्तर देने की चेष्टा थोड़ा जल्दी जल्दी करनी है, ताकि
आप लोग उत्तर देने से बचे ना, बहुत बढ़िया। देखिए सभी का उत्तर सही है, दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ना, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, दोनों पद समान होते हैं, कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता। अगले प्रश्न पर आते हैं, पर्णकुटी में कौन सा समास है? अनिल बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ेगा, मेरे हिसाब से नहीं बढ़ेगा, बाकी हो कुछ भी सकता है। पर्णकुटी में तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, बताइए जल्दी से क्या होगा, कौन सा समास होगा पर्णकुटी में? जल्दी से दीजिए सब लोग उत्तर, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। पर्ण का मतलब तो पता है ना, पर्ण का मतलब होता है पत्ता, पर्ण का अर्थ क्या होता है? पत्ता, पत्ता या पत्ते, ठीक है। पर्णपाती वन, पर्णपाती का मतलब जहां वृक्ष से पत्ते गिरते हों बहुत। अनिल देखो बहुत लोगों पर अभी फिलहाल तब तक मत जाना जब तक कि चीजें आप तक क्लियर ना हो जाएं। जब चीजें ऐसी होंगी तो मैं आप लोगों को बिल्कुल जानकारी पहुंचा दूंगी आप तक, निश्चिंत रहिए, आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी कि पेपर आगे बढ़ गया। लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऑफिशियल जानकारी कहीं से भी नहीं है, तो कोई कुछ भी कहे इसको तब तक मत मानना जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता है ना। क्या हो जाएगा सही उत्तर? देखो पर्ण की कुटी, का की के संबंध को दिखाने वाला कारक, तो संबंध तत्पुरुष इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा उत्तर? ए। कुटी तो आपको पता ही है ना, कुटी के बारे में तो आपको पता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5, 100 वर्षों के समाहार को क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के एक शब्द से भी प्रश्न थे। हिंदी पेपर 2 रंजन, देखो जितनी मदद मैं आप लोगों की कर सकती हूँ उतनी मदद करने की कोशिश मैं बिल्कुल करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन जितनी मदद कर पाऊंगी उतनी ही मदद कर पाऊंगी, ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। आपको आपकी मदद स्वयं भी करनी होगी। मैं आप लोगों को सोर्सेज बता चुकी हूं, अगर आप उन सोर्सेज पर थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। पूरी तरह से निर्भर किसी पर मत रहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर निर्भर रहिए। हाँ, जो मैं पढ़ाऊं या कोई और टीचर से आप जो समझें वो आपके लिए बोनस होना चाहिए, लेकिन आपको स्वयं मेहनत करनी ही होगी। क्या होगा सही उत्तर? 100 वर्षों का समाहार, मिलेनियम, शताब्दी, सवसाल या सहस्त्राब्दी। सहस्त्र का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही बात, शताब्दी। शत का मतलब 100 से है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहेंगे? बिल्कुल, शक्ति की उपासना करने वाला क्या कहलाएगा? शैव कहलाएगा, शाक्त कहलाएगा, वैष्णव कहलाएगा या फिर नाथपंथी कहलाएगा? बताइए जल्दी से क्या होगा? शक्ति की उपासना करने वाला, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? सभी लोग फटाफट से उत्तर देंगे। क्या होगा प्रश्न का उत्तर? शक्ति की उपासना करने वाला क्या कहलाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा? बी, शाक्त। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? बहुत सही। देखिए शिव की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? शिव की उपासना करने वाले को कहेंगे शैव। विष्णु की उपासना करने वाला क्या कहलाता है? विष्णु की उपासना यदि कोई करने वाला है तो वो कहलाता है वैष्णव। नाथपंथी, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हों, नाथ संप्रदाय संबंधी लोगों को क्या कहते हैं? नाथपंथी कहते हैं। गुरु गोरखनाथ की बात हो रही है, गुरु गोरखनाथ का तो नाम सभी ने सुना है ना। इसके अलावा एक बचते हैं शाक्त, ये हो गए शक्ति की उपासना करने वाले। शक्ति की उपासना करने वाले क्या कहलाएंगे? शाक्त कहलाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? इसमें से विकल्प को चिन्हित करना है, वैष्णव, सिद्ध, शाक्त या फिर शैव। आसानी से बता सकते हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून राज। पेपर 2 के लिए कौन सा किताब लें? अनिल पेपर 2 के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन की, कोई शिवनंदन पब्लिकेशन करके है, शिवनंदन ही है ना, शायद शिवनंदन है या कुछ ऐसा ही है, वो भी अच्छी है किताब, मैंने देखी थी। गुड इवनिंग हरेंद्र, गुड इवनिंग। तो वो भी ले सकते हैं आप लोग। इसके अलावा
हाँ बिल्कुल, शैव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शैव कहलाएंगे। एकदम सही उत्तर है। शाक्त और वैष्णव आपको पता चल गया। सिद्ध तो वो जो किसी चीज में सिद्ध हस्त हों, वो सिद्ध कहा जाता है। ठीक है, सिद्ध पुरुष। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं कहूँ, अगर आपको वाकई अच्छी बुक से पढ़ना है तो फिर आप रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास ले लीजिए। पेपर बैक में, बहुत महंगी नहीं आती है आजकल, किसी भी पब्लिकेशन की लेंगे तो चलेगा, क्योंकि अब उसके राइट्स जो हैं वो पब्लिक कर दिए गए हैं, तो बहुत सारे लोग अलग अलग छापते हैं। किसी की भी ले सकते हैं, पॉकेट बुक्स की किसी की भी ले लीजिए, रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, उससे आपका काफ़ी हल हो जाएंगी चीज़ें। बताइए जल्दी से क्या होगा? रोनाल्डो फैंस जी, हिंदी की जो पीडीएफ है, सामान्य तौर पर तो मैं पीडीएफ्स आपको उपलब्ध कराती हूँ जो ज़रूरी होती हैं, बाकी आप प्रश्न करते रहिए, उतने से भी काम चल जाएगा। जिसका कोई अंग बेकार हो उसे क्या कहेंगे? अंगहीन, अशक्त, लंगड़ा या विकलांग? बताइए जल्दी से क्या होगा? सोच समझ कर उत्तर देना है। अंगहीन का मतलब होता है, हीन मतलब नहीं, अंग ना हो जिसके, जिसके अंग ना हो, जिसके अंग ना हो वो होता है अंगहीन। तो यहाँ पर कोई एक अंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ कह रहे हैं अंग ना हो, तो ये तो नहीं हो सकता। अशक्त, यहाँ शक्ति की बात आ गई। देखो, शाक्त अभी अभी पढ़े ना हमने, तो यहाँ शक्त का मतलब ही है शक्ति से, मतलब नहीं। शक्ति ना हो जिसके पास, शक्ति ना हो जिसके पास, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अशक्त। ठीक है। विकलांग क्या हो गया? लंगड़ा वो जिसका, जिसका एक पैर खराब हो या ना हो, खराब या फिर ना हो, दोनों में से कुछ भी, तो वो कहलाएगा लंगड़ा। अब क्या हो जाएगा? विकलांग किसे कहेंगे? यही सही उत्तर है। विकलांग मतलब जिसका कोई अंग विकृत हो। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं दिव्या, यूजीसी नेट बहुत बड़ी चीज हो जाती है बच्चे। यूजीसी नेट जैसा पेपर नहीं रहेगा, आसान रहेगा लेकिन पेपर सही रहेगा। ठीक है, चलो प्रश्न, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे आप? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीरांगना, वीर महिषी, वीर प्रसूता या वीर आत्मा? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर? फटाफट से उत्तर दीजिए सभी लोग। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? सी, वेरी गुड। देखो ध्यान से, वीरांगना तो वीर हो, वीर अंगों से भरी हुई, वीरांगना उसको कहा जाता है जिसके सारे अंग वीर हों, अर्थात दिमाग से, हृदय से, भावों से, हर तरह से जो वीर हो, ऐसी स्त्री को वीरांगना कहते हैं। तो ये तो उत्तर नहीं होगा। वीर महिषी, महिषी जो है किसी की स्त्री या किसी की पत्नी के लिए प्रयोग में आता है, तो वीर महिषी वीर की पत्नी को कह सकते हैं सामान्य तौर पर। वीर की स्त्री अथवा पत्नी लिख लीजिए, तो वीर महिषी, ये भी उत्तर नहीं होगा। वीर प्रसूता सही उत्तर है। प्रसूता कहते हैं ऐसी स्त्री जो प्रसूत में हो, अर्थात जिसने जन्म दिया हो। तो किसको जन्म दिया हो? वीर को, वीर प्रसूता, वीर को जन्म देने वाली स्त्री। वीर आत्मा तो आपको पता ही है, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। अगले प्रश्न पर आते हैं, जिसकी पत्नी मर गई उसको क्या कहेंगे? यहाँ पत्नी की बात हो रही है, पति की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। जिसकी पत्नी मर गई उसे विधुर कहेंगे, सधवा कहेंगे, विपत्निक कहेंगे या सपत्निक कहेंगे? यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है, उसको सुधार लीजिएगा। ये गूगल बाबा जी की गलती है, गूगल की जो टाइपिंग होती है उसने गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी। विपत्नीक होता है, ठीक है, और सपत्नीक होता है। ठीक है, सपत्नीक और विपत्नीक होता है। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या होगा? ए होगा, बिल्कुल सही बात, विधुर होता है। विधुर होगा जिसकी पत्नी ना हो। ठीक है, और सधुर या सधवा किसको कहते हैं? सधवा, इसका मतलब है विवाहित स्त्री जिसका पति हो। विवाहित स्त्री जिसका पति जीवित हो, जिसका पति जीवित हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आप सधवा। विपत्नीक
वी का मतलब नहीं, जो पत्नी के साथ न हो, जो पत्नी के साथ न हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विपत्नीक। सपत्नीक, जो पत्नी के साथ हो। कई बार हम कहते हैं ना, भैया हमारे घर आओ तो सपत्नीक आना, ठीक है? हाँ बिल्कुल आरती, 5 बजे क्लास होगी आज, ठीक है? हाँ बिल्कुल। जिसका तलाक हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे तलाकशुदा कहेंगे, ठीक है? चलो, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता या वाचाल? बताइए जल्दी से क्या होगा, फटाफट से उत्तर दीजिए सभी लोग। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता या फिर वाचाल? क्या हो जाएगा सही उत्तर? डी बी। वेरी गुड। डी सी, वेरी गुड। डी, देखूं भला क्या उत्तर दोगे। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे उसे? वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। जो बहुत कम बोलता है, बहुत कम बोलने वाला, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बहुत कम बोलने वाले को? बताओ सभी लोग, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। जो बहुत कम बोलता हो उसे आप क्या कहेंगे? मैं भी तो देखूं आप लोगों को पता भी है या नहीं। इसका उल्टा ही हो गया, विपरीत हो गया। जो बहुत कम बोलता हो, वक्ता तो आपको पता है, वाक्यांश देने वाला या कह लीजिए कि अपनी बात रखने वाले को वक्ता कहेंगे। प्रवक्ता जो जवाब में बैठा हो उसको प्रवक्ता कहते हैं। अधिवक्ता जो अधिकार के साथ बोल रहा है उसको अधिवक्ता कहते हैं, ठीक है? अधिकृत वक्ता। निरभिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है? निरभिमानी आपके सामने क्या है? मितभाषी कहते हैं। वेरी गुड। क्या हो जाएगा ये? बिल्कुल सही बात। क्या होगा ये? मितभाषी होगा। और मृदुभाषी कौन होता है? मृदुभाषी वो व्यक्ति जिसकी भाषा मृदु हो, जिसकी भाषा मृदु हो, कोमल हो, जो कोमल बोलता हो, कोमल शब्दों का प्रयोग करता हो, उसे कहते हैं मृदुभाषी, ठीक है? वेरी गुड। अल्पभाषी भी कह सकते हैं हरेंद्र, बिल्कुल, लेकिन मितभाषी सही शब्द हो जाएगा, ठीक है? हालांकि लोग अल्पभाषी भी कहते हैं। निरभिमानी शब्द में मूल शब्द मान, अभिमानी, अभिमान या मानी? जल्दी से बताओ क्या होगा? मान, अभिमान, अभिमानी या मानी? अब यहां आप चकरा जाएंगे तुरंत। बताइए जल्दी से क्या होगा? क्या हो जाएगा सही शब्द? सी, अभिमान। उत्तर बताना है जल्दी जल्दी, उत्तर में देरी नहीं करनी है ना? बताओ जल्दी से उत्तर क्या होगा? अभिमानी। डी, बी, और ये सभी का उत्तर लगभग लगभग गलत होते हुए किसी एक भी बालक ने सही उत्तर नहीं दिया। एक भी बालक ने नहीं। इसका सही उत्तर होगा मान। क्या होगा सही उत्तर? मान। और मैं देख रही हूं, मैं देख पा रही हूं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है इस पूरे कमेंट बॉक्स में जिसने ए उत्तर दिया हो। अब तो आप देखकर ए दोगे ही, लेकिन इससे पहले किसी ने ए उत्तर नहीं दिया। मैंने अच्छे से सबके उत्तर देखे। आप ध्यान से देखो। अभी, मानी और निर, ऐसे करके तोड़ोगे। निर और अभी, ये दोनों हैं उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। अब ये जो मानी देख रहे हो, ये क्या है? मान जमा ई प्रत्यय लगा है। क्या है ये? ई प्रत्यय है। तो इसमें 2 उपसर्ग प्रयोग में आए हैं और 1 प्रत्यय लगा है। ई प्रत्यय कब लगेगा? ई प्रत्यय लगेगा तब जब हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो। तो यहाँ जो मूल शब्द है वो मान है। समझे बालकों? अभिमान है ना? सही शब्द मान हो जाएगा। इनमें से एक शब्द उपसर्ग रहित है। कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है वही शब्द खोजना है। सुलभ, अलभ्य, दुर्लभ, बहुल। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है। ध्यान रखना, प्रत्यय की बात नहीं कर रहा है, उपसर्ग की बात कर रहा है, तो उपसर्ग पर जोर दे रही हूं। बताइए जल्दी से क्या होगा? और सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मेरी प्रोत्साहना के लिए कम से कम लाइक ज़रूर करिएगा। और जो बच्चे नहीं पता है, जिन बच्चों को कि भाई सेशन शुरू हो गया है, उन तक ये सेशन ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उन बच्चों को भी इस सेशन का लाभ मिले, है ना? क्या हो जाएगा सही उत्तर? डी। वेरी गुड। डी,
अब देख लेते हैं उत्तर क्या होगा। सुलभ में सु जमा लब, लब का मतलब लाभ से ही है, ये सु क्या है, उपसर्ग है, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता। अलभ्य, यहाँ अ जमा लभ्य में अ क्या है, उपसर्ग है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। दुर्लभ में दुर जमा लब, दुर जमा लब, यहाँ दुर क्या है, उपसर्ग है, लेकिन बहुल में बहु जमा ल, ये प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है, इसमें बहु क्या है, मूल शब्द है। समझ गए, तो ये सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। ब उपसर्ग किसमें लगा है? ध्यान रखना, कोई एक वर्ण भी उपसर्ग या प्रत्यय हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इस मुगालते में होंगे कि कोई शब्द ही हो सकता है प्रत्यय या उपसर्ग, नहीं, कोई वर्ण भी हो सकता है। जैसे कि ई उपसर्ग प्रत्यय के तौर पर लग रहा हो, है ना, अ उपसर्ग के तौर पर लग रहा हो, तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ब उपसर्ग बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी, इसमें ब उपसर्ग किस में लगा है? बताइए जल्दी से क्या होगा, देखूं किस किस को उत्तर मालूम है। बी डी, वेरी गुड। डी डी बदौलत। अब ध्यान देना, बदबू में बद जो है वो उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है खराब या बुरा, तो ये तो नहीं होगा, या तो बद उपसर्ग है। यहाँ है ब जमा दौलत, यहाँ ब मतलब साथ का अर्थ दे रहा है, मतलब के कारण या के बल पर, ऐसे करके ब अर्थ दे रहा है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा बी। अब आते हैं बदनाम पे, तो बद उपसर्ग हुआ, बदहजमी में बद उपसर्ग हुआ, तो ना तो ये उत्तर ही है ना ये उत्तर है, यहाँ उत्तर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आए, प्रश्न संख्या 15। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में मैं बहुत बार आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से मूल रूप में ले लिए गए हिंदी भाषा में, ठीक है, तो उसको कहेंगे तत्सम शब्द। तद्भव शब्द की बात करोगे तो ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा के शब्द हैं, जिन्हें संस्कृत भाषा से लिया तो गया, लेकिन उसमें कुछ आमूल जो छोटे मोटे परिवर्तन भी हुए हैं और बड़े परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए तो गए, लेकिन रूप बदलने के बाद विकृत रूप में, ठीक है, तो वो कहलाएंगे तत्सम। पूछे तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है। किशन, कटि, कर्क, कृषकाय, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो कटि, कर्क और कृषकाय, ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तत्सम, मतलब मूल रूप से संस्कृत भाषा। किशन जो शब्द है ये कृष्ण से बना है, कृष्ण जो शब्द है ये तत्सम है, लेकिन किशन जो शब्द है ये तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से तत्सम शब्द है, आपको तत्सम शब्द खोजना है, कौन सा है? आपके सामने फिर विकल्प, ईक, अचरज, कुमारकः, निठुर, बताओ जल्दी से क्या होगा, फटाफट से उत्तर दो सभी लोग, क्या हो जाएगा उत्तर? जल्दी से बताइए क्या होगा उत्तर। सी, डी, ए, वेरी गुड। वेरी गुड, देख लेते हैं। ईक, अचरज, निठुर, ये तीनों आपके क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। क्या है ये? तद्भव शब्द हैं। केवल एक शब्द है कुमारकः, जो कि क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। वो तो आपको विसर्ग से भी पता लग रहा होगा। ठीक है, तत्सम शब्द हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, बिल्कुल। अगले प्रश्न पर आते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह किसे कहा जाता है?
अल्प प्राण को, महाप्राण को, विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को। बहुत अच्छे से मैंने आपको वर्ण व्यवस्था पढ़ाई थी और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न आपका गलत होना नहीं चाहिए। गुड इवनिंग संध्या, फटाफट से उत्तर दो सभी लोग, क्या हो जाएगा? अयोगवाह किसे कहते हैं? गुड इवनिंग सुजीता, गुड इवनिंग, फटाफट से सभी लोग उत्तर दो, क्या होगा? सी, विसर्ग को कहते हैं अयोगवाह। वैसे अयोगवाह दो होते हैं। अयोगवाह मतलब हम जब वर्ण की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे, तो दो अयोगवाह होते हैं, जिसे हम अनुस्वार यानी कि अंग के बिंदु के नाम से और विसर्ग यानी कि अह के नाम से जानते हैं। हम ना तो उन्हें स्वर में रख सकते हैं ना व्यंजन में, वो उनका योग कहीं भी नहीं है, ना स्वर के साथ योग हो सकता है ना व्यंजन के, इसीलिए उनको अयोगवाह कहा जा रहा है, जो योग के योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण को नहीं, महाप्राण को नहीं, संयुक्त व्यंजन को नहीं, सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग को। विसर्ग और साथ में एक चीज और है, लेकिन क्योंकि विकल्प पे सिर्फ यही दिया हुआ है तो हम इसी को मान लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, अंग व्याकरण के अनुसार क्या है? अंग का जो बिंदु आप लगाते हो वो व्याकरण के अनुसार क्या है? अनुस्वार है, संयुक्त स्वर है, व्यंजन है, या संयुक्त अक्षर है? बताइए जल्दी से, क्या होगा प्रश्न का उत्तर? अंग की जो बिंदी आप लगाते हैं, यहाँ विकल्प में अयोगवाह नहीं दिया गया है, इसलिए हम कुछ और मानेंगे, लेकिन अयोगवाह दिया होता तो हम वो मान लेते। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? संयुक्त स्वर तो कौन कौन से होते हैं आपको बताया था मैंने संयुक्त स्वर के बारे में, जैसे कि ए है, जैसे कि आई है, जैसे कि ओ है, औ है, ये क्या है? ये आपके संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करोगे तो क्या हो जाएंगे? संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं इनको, संयुक्त व्यंजन भी कहा जा सकता है, संयुक्त अक्षर भी कह सकते हैं। कौन से हो जाएंगे? संयुक्त अक्षर होते हैं आपके क्ष, त्र और ज्ञ। ये ज्ञ हिंदी में ज्ञ है, अगर आप इसे संस्कृत में पढ़ेंगे तो ये यं पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाएगा? ये यं पढ़ा जाएगा। ठीक है, अंतर है। ज्ञ हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा में इसको ज्ञ बुलाया जा रहा है, लेकिन संस्कृत भाषा में इसको यं पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए, क्या हो जाएगा सही उत्तर? अनुस्वार, ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुस्वार किसका काम करता है? अनुस्वार का काम क्या है? विसर्ग का काम करेगा, चंद्र बिंदु का काम करेगा, पंचम वर्ण का काम करेगा, या फिर स्वर का काम करेगा? किसका काम करता है अनुस्वार? बताओ जल्दी से। ये देखकर आप दिमाग चकरा गया होगा आपका। किसका काम करता है अनुस्वार? बी सही उत्तर है। अच्छा, तो अनुनासिक किसको बोलते हैं फिर? अगर अंग की बिंदी को, अनुस्वार को आप लोग चंद्र बिंदु कहेंगे तो अनुनासिक किसको कहेंगे? क्या हो गया सही उत्तर? देखो, विसर्ग का काम तो वो नहीं करता, ठीक है, स्वर का काम भी नहीं करता, चंद्र बिंदु का काम भी नहीं करता, वो पंचम वर्ण का काम करता है। पंचम वर्ण मतलब कि क ख ग घ व च छ ज झ या, फिर ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म लगाते हैं ना आप लोग। तो ये य हो, व हो, या अणा हो, या फिर न हो, या म हो, ये पांचों आपके पंचम अक्षर कहलाते हैं और पंचम वर्ण का काम करता है। सी, अगला प्रश्न, इनमें से कंठ्य ध्वनियां हैं। कंठ्य ध्वनियों के बारे में आपको याद होगा, मालूम भी होगा। कंठ्य ध्वनि कौन सी हैं? प फ ब भ, य र ल व, क ख ग घ, या च छ ज झ? बताओ जल्दी से, क्या होगा? बिल्कुल, मजा आ रहा है ना सभी को प्रश्न करने में? चलिए जल्दी से उत्तर करिए, क्या होगा? क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी, बिल्कुल। क वर्ग के सभी वर्ण क्या होते हैं? कंठ से उच्चारण होता है, कंठ से, तो ये कंठ्य ध्वनि कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? कंठ्य ध्वनि। य र ल व, इनका उच्चारण मुख के हर भाग को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करने के बाद होता है। ठीक है, इसके अलावा प फ ब भ ओष्ठ्य व्यंजन है। कैसे हैं? ओष्ठ्य, ओष्ठ्य व्यंजन है। ठीक है, इसके अलावा च छ ज झ या, ये सारे आपके तालव्य व्यंजन होते हैं। तालु से इनका उच्चारण होता है, तालव्य है। ठीक है, इनका उच्चारण आप मुख के हर भाग को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके कराते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इन व्यंजनों को? क्या कहा जाता है? किस नाम से जानते हैं आप य र ल व को? बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। अगला प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, ताल, दंत? बताओ जल्दी से। घ
क ख ग घ म घ किससे उच्चारण स्थान? घ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। देखो दांत से उच्चारण नहीं है, तालु से, घ नहीं, मूर्धा से नहीं, कंठ से होगा क्योंकि अधिकतर स्वर नहीं, सॉरी, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दूं इसको। मूर्धा से नहीं, तालु से नहीं, दंत से नहीं, किससे? कंठ से। ये जो घ है ये क वर्ग से है और क वर्ग के सारे व्यंजन कंठ से उच्चारित होते हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं, स्वर जितने भी हैं अधिकतर किससे उच्चारण है? स्वर का उच्चारण अधिकतर कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, इनमें से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? आसानी से पहचान पाएंगे आप लोग ना? हाँ बिल्कुल सही, कंठ ध्वनि पहचानिए। क ख य र च ज ट ण। बताओ जल्दी से क्या होगा, फटाफट से सभी लोग उत्तर दो। क्रिश पेपर 2 के लिए मैं सिर्फ मैराथन ले रही हूँ अभी। पहले मैंने क्लासेस पेपर 2 के लिए ली हैं स्पेशली, और सुबह 10 बजे वो क्लासेस हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप बिल्कुल अगर मदद चाहते हैं तो वो क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा शनिवार या रविवार में से एक दिन मैं आप लोगों की मैराथन लेती हूँ, पेपर 2 के लिए ले रही हूँ। पिछली बार जो मैराथन हुई है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, एक कहानी और काफ़ी सारे और भी प्रश्न थे जो मैंने कराए थे। तो आप बिल्कुल उन प्रश्नों को देखकर अपना लाभ ले सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? क ख, बिल्कुल कंठ ध्वनियां, क्योंकि क वर्ग के सारे व्यंजन कंठ से उच्चारित होते हैं। क, ए सही उत्तर होगा। अगला, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? चारों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन नहीं है? श, श, ग या स? कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? रिंकू रोज करा रही हूँ बच्चे, शायद आप रोज क्लास नहीं ले रहे हो इसलिए आपको मालूम नहीं हो, लेकिन जिस दिन से मैं मॉक करा रही हूँ उस दिन से रोज एक गद्यांश हो रहा है ना? तो निश्चिंत रहो। गद्यांश के लिए क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी, वेरी गुड। ग नहीं है, बाकी स, श, स और स ये तीनों आपके क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ग नहीं है, ग कंठ व्यंजन है। चलिए आगे, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भाववाचक संज्ञा, गंगा, चतुराई, फूल, कमरा। भाववाचक संज्ञा सभी लोगों को पता है संज्ञा के बारे में, बताइए जल्दी से उत्तर क्या होगा? इट्स सी के शर्मा जी। JSSC CGL के लिए कोई किताब लेने की आवश्यकता पेपर 1 के लिए तो नहीं है। मैं इतने प्रश्न आपको करा ही दूंगी कि आपको खुद से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। लगभग 2 महीने से हम प्रश्न कर रहे हैं और डेली कम से कम 25 प्रश्न तो हम करते ही हैं। अब 25 के हिसाब से 25 छिक्का कितने होते हैं? 150, 1500 प्रश्न आप लगभग अभी तक कर चुके हैं सभी लोग। 1500 प्रश्न की जो श्रृंखला होती है ना, वो एक बड़ी श्रृंखला होती है, समझ रहे हैं ना आप लोग? और शुरुआत में मैंने जब मैराथन ले रही थी तो 100 प्रश्न मैराथन में भी कराए हैं, वो तो मैं जोड़ ही नहीं रही हूँ। तो आप सभी को याद ही है कि लगभग 1500 प्रश्न बड़ी मात्रा में हो जाते हैं। क्या हो जाएगा सही उत्तर? देखो गंगा कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये उत्तर नहीं है। चतुराई ये आपकी भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ये भाव है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर। फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है आपकी फूल, तो ये उत्तर नहीं होगा। कमरा भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न पढ़ने से पहले हमें क्या करना है? प्रश्न से पहले हमें थोड़ा सा गद्यांश पढ़ना होगा। गद्यांश को अच्छे से समझेंगे क्या कह रहा है, उसके आधार पर हम उत्तर देंगे। ठीक है, गद्यांश के आधार पर उत्तर दिया जाएगा। बिल्कुल, चतुर से चतुराई विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। मैंने बताया था जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से भी बनती है, क्रिया से भी बनती है। कई चीजों से मैंने आपको बताया था कैसे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है, ये शब्द याद रखना। और भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम इंसान में उत्तम और स्पृहा, स्पृहा का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, बड़ी इच्छा को, बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना जटिल इच्छा को स्पृहा कहा जाता है। स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है, उत्तम और स्पृहणीय, इच्छात्मक। ठीक है, और भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष यथा होगा, है ना,
अच्छा ये तथा होगा, तथा थोड़ा गलत लिखा गया है। तथा खून खराबे के लड़ा गया था। हमें पता है गांधी जी ने इन सब चीजों को, अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात कही थी। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे, सत्य का आग्रह, सत्याग्रह। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था और अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सद आचरण और व्यवहार का, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि हमेशा इंसान का आचरण सच्चा होना चाहिए, सही होना चाहिए, है ना। इस स्वातंत्र्य आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण ये है कि ये जनतांत्रिक था, जनतंत्र ने इसमें बहुत बड़ा योगदान निभाया, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, और चाहे वो धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो, सभी लोगों ने इसमें बराबर रूप से भाग लिया था, या विभिन्न संप्रदायों के हों, उन्होंने भी भाग लिया। इसके साथ ही ये एक धर्मनिरपेक्ष, मतलब धर्म से इसका कोई भी संबंध नहीं था। स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्र के स्तर का ऐसा आंदोलन जिसमें स्वतंत्रता कर्मी, चाहे वो नर हो, नारी हो, किसी भी जाति संप्रदाय से हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी ने बराबर रूप से भाग लिया। धर्मनिरपेक्ष था, जाति निरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष था, किसी भी तरीके का, है ना। आगे, स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जनतंत्र है, हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता है। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे पहले, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता था तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे। ये कब की बात हो रही है? जब हमारे यहाँ राजनीति ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी और हम अपनी राज स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। मतलब कि अगर आपको अपनी इच्छा, यहाँ राज नहीं होगा, यहाँ इच्छा होगा, आप अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते थे, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते थे स्वतंत्रता पूर्वक, क्योंकि इसकी स्वतंत्रता हमें हासिल नहीं थी। अब इस पर बने हैं प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ प्राप्त करने योग्य, प्राप्त की हुई, त्याग करने योग्य या त्याग की हुई। बताइए जल्दी से क्या होगा, फटाफट से उत्तर दीजिए सभी लोग। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस गद्यांश में स्पृहणीय शब्द प्रयोग में आया है, आपको शब्द का अर्थ बताना है, क्या होगा? प्राप्त करने योग्य, प्राप्त की हुई, त्याग करने योग्य या त्याग की हुई। क्या हो जाएगा सही उत्तर? फटाफट से सभी लोग उत्तर दो, क्या होगा? सी होगा। देखो मैंने क्या बताया, स्पृहा शब्द से बना है। स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा, और ये जो अणीय लगता है ना, अणीय, ये होता है योग्य के लिए, के योग्य। क्या अर्थ देता है ये? के योग्य। नीय या फिर नीय, नीय या फिर नीय, ये लगेगा आपकी योग्यता दिखाने के लिए, किसी चीज के योग्य, तो नीय लगता है। ठीक है, ये नीय कहाँ लगता है? ये अणा लगता है आपका तत्सम रूप में, तत्सम शब्द होगा तो नीय लगता है तद्भव रूप में। अर्थ दोनों का बराबर है, एक संस्कृत भाषा का है प्रत्यय, एक हिंदी भाषा का प्रत्यय है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्राप्त करने योग्य। भाई इच्छा तो वही होती है ना, जो जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए इच्छा करते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्राप्त करने योग्य हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, त्यज्य, त्यज्य मतलब त्याग करने योग्य। क्या हो जाएगा? त्यज्य, त्याग से बना है। ठीक है, त्यज्य, त्याग की हुई, क्या हो जाएगा? त्याग की हुई, तो वो तो कह सकते हैं कि त्यक्त कह सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? त्यक्त, त्यक्त, त्यक्त। ठीक है, प्राप्त की हुई क्या हो जाएगा? ये स्पृहित कह सकते हैं हम इसको, प्राप्त की हुई। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है कि आजादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, आजादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था, गुलाम देश की दशा कैसी थी, या महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। किसके बारे में मुख्य तौर पर बात की है लेखक ने गद्यांश में? बताओ जल्दी से क्या होगा उत्तर? सभी लोग उत्तर दो फटाफट से, क्या होगा? डी। वेरी गुड। क्या हो जाएगा सही उत्तर? डी। वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मधु। जल्दी से उत्तर दो सभी लोग, क्या होगा उत्तर? सभी लोग देने की कोशिश जरूर करें। क्या हो जाएगा प्रश्न का उत्तर? जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या होगा? डी। नहीं कोमल, बच्चे आज ऐप पर क्लास नहीं हुई है ना?
लेखक ने मुख्य रूप से किसके बारे में बात की है? महात्मा गांधी ने किस तरीके से आंदोलन को संचालित किया, कैसे उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चला, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? क्यों ये गद्यांश लिखा गया होगा? इसका उद्देश्य आपके हिसाब से क्या है? धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना, या फिर जनतांत्रिकता से हानि बताना। क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ सभी लोग, आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए? बी। उत्तर थोड़ा जोश में और जल्दी जल्दी देना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? बी। वेरी गुड कोमल, इसका पीडीएफ बच्चे आपको झारखंड अड्डा 247 जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां मिल जाएगा। ठीक है, वहां इसका आप आसानी से पीडीएफ खोज सकते हैं। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर? बी। वेरी गुड, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना नहीं, धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना। वैसे तो ये दोनों हो जाएंगे, लेकिन हम इसका बी ही लगा देंगे। उसके पीछे रीजन वाईटी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, इसका सही उत्तर अभी लगा देंगे। कारण है क्योंकि उसी के अंदर धार्मिक आस्थाएं और सद्व्यवहार के बढ़ावा देने की बात भी आ जाएगी। ठीक है, तो बी सही उत्तर मान लेंगे इसका। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या हो जाएगा? सभी धर्मों का आदर, धर्म में हस्तक्षेप न करना, धर्म की अवज्ञा या किसी भी धर्म को न मानना। धर्मनिरपेक्षता, इसको तोड़ देते हैं। धर्म निर अपेक्षा, और फिर बाद में हमने इसमें ता जोड़ा तो आ हटा दिया। निर मतलब नहीं, अपेक्षा, धर्म से कोई अपेक्षा न रखना, मतलब सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, है ना? तो क्या हो जाएगा? सभी धर्मों का आदर कह सकते हैं इसको। ठीक है, हस्तक्षेप ना करना भी कह सकते हैं, लेकिन सही उत्तर हम यहाँ ए मान लेंगे, सभी धर्मों का आदर। ठीक है, चलिए कोमल बच्चे, सारे मॉक टेस्ट का पीडीएफ है, कुछ में दिक्कत आ रही है, कुछ पीडीएफ बच्चों को नहीं मिल पाई हैं, कुछ में एरर था, मैं दोबारा एक बार फिर से सेंड करा दूंगी, बेफिक्र रहिए। ठीक है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो था वो जनतांत्रिक था, मतलब जनता का रोल था, महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था, इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए, ये स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था, या फिर इसमें सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने भाग लिया? कैसे मान सकते हैं हम ये? बताइए जल्दी से क्या होगा उत्तर? फटाफट से सभी लोग उत्तर देंगे, क्या होगा? डी। वेरी गुड, और कोई? डी। वेरी गुड, सही उत्तर हो जाएगा डी। इसमें सभी जाति वर्ग और धर्म के लोगों ने भाग लिया, इसीलिए तो ये क्या था? इसीलिए ये स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, क्योंकि जनता का रोल था इसमें। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज या मगही? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए क्या होगा उत्तर? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? क्या होगा सही उत्तर? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज या मगही? क्या होएगा सही उत्तर? कांस्टेबल का कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं विशाल, जैसे ही पता चलेगा मैं खुद जानकारी दूंगी, बेफिक्र रहो। क्या हो जाएगा? देखो, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज, ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। किसकी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। फिर कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? मगही नहीं है। ये क्या है? ये बिहारी भाषा की बोली है। ठीक है, मगही। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा डी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध बताना है, कौन सा होगा? बिल्कुल सही बात, कवित्री, नारायण, अतिथि या उज्जवल? बताओ जल्दी से क्या होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है अंकिता। फटाफट से सभी उत्तर बताइए। इन चारों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अशुद्ध नहीं पूछा है, आपको शुद्ध बताना है। देखिए, कवित्री ऐसे नहीं लिखते, इसे लिखते हैं कवयित्री। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके नारायण की, तो नारायण नहीं होता, नारायण होता है। क्या होता है? नारायण। अतिथि नहीं होता है, अतिथि होता है।
अतिथि, और उज्ज्वल यहाँ पर सही होगा। अगर मैं इसमें संधि की बात करूं, कौन सी संधि लगी है, तो इसका विच्छेद होगा उत जमा ज्वल। क्या होगा? उत जमा ज्वल। अब मैंने आपको बताया था त या द में से कोई एक आ जाए और उसके बाद ज या झ हो, तो ये ज या झ में ही परिवर्तित होंगे। तो ये त किस में बदलेगा? ज में आधे। तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ऐसे बना आपका उज्ज्वल। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी इसमें? व्यंजन संधि होगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरू कर लेते हैं अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? ज्यादती एक भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण रूप पूछा है। ठीक है, तो बताना है क्या होगा। ज्यादा, ज्यादे, ज्यादी या ज्यादाएं? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर। फटाफट से उत्तर दीजिए, फटाफट से बताइए सभी लोग, क्या होगा प्रश्न का उत्तर। इन चारों में से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ज्यादती भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको बताया था भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से भी बनती हैं, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है, भाववाचक संज्ञा विशेषण से भी बनती है, भाववाचक संज्ञा क्रिया से भी बनती है, भाववाचक संज्ञा अव्यय से भी बनती है। ये सारे मैंने आपको पहले पढ़ाए हुए हैं संज्ञा के समय पे। क्या हो जाएगा सही उत्तर? बिल्कुल ठीक, ज्यादा सही उत्तर होगा। ज्यादा से बना ज्यादती, जो ज्यादा हो जाए वही ज्यादती है ना, जो ज्यादा हो जाए। और ये नकारात्मक अर्थ में है। ये जो ज्यादती आप देख रहे हैं क्या है? ये नकारात्मक अर्थ लिए है। अर्थात ये जो ज्यादती है ये किसके बारे में? शोषण के बारे में या किसी इंसान को दबाने के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ज्यादती। चलिए, नेत्र शब्द कैसा है? नेत्र पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है? क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए क्या होगा सही उत्तर, जल्दी से बताओ। हाँ, लाइक शेयर करना आपके हाथ में है पूर्ण रूपेण। मैं किसी को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी इसके लिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आप जैसे और भी जो छात्र हैं उनका भी फायदा हो, उन लोगों को भी इस क्लास का फायदा मिले, तो बिल्कुल शेयर करिएगा, ताकि ऐसे बच्चे जो वाकई जिनको अच्छी क्लासेस नहीं उपलब्ध हो पाती हैं उनको बिना कुछ दिए केवल और केवल सेवा भाव के साथ ये क्लास जरूर मिल जाए। क्या हो जाएगा सही उत्तर? देखो, नेत्र होता है, वैसे तो होते हैं, नेत्र होते हैं। ये पहली बात तो ये सदैव बहुवचन रहेंगे। कैसे रहेंगे? सदैव बहुवचन। ठीक है, हस्ताक्षर की तरह नेत्र भी हमेशा बहुवचन रहते हैं। और ये हमेशा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग सही उत्तर होगा। नेत्र स्त्रीलिंग नहीं होते, ध्यान रखना। लेकिन नैना, नैना, नैना शब्द ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य तौर पर ये भी पुल्लिंग ही है। और नैना भी क्या होते हैं? सदैव बहुवचन रहने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 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 नहीं, बी नहीं होता है, बी नहीं होती, नैना होते हैं। नैना होती हैं नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? होते हैं। तो इसका मतलब कि पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए क्या हो जाएगा? अत्याचार, दुर्गम, दुराचार, कठिन, इन चारों में से उपसर्ग किस में नहीं लगा? हमें पता है उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगता है, मूल शब्द से पहले लगकर अर्थ प्रकट करेगा। ठीक है, और प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय मूल शब्द के बाद, मूल शब्द के मूल शब्द के बाद। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? बताओ जल्दी से। डी, कठिन। बिल्कुल सही बात, क्योंकि दुराचार में दुर जमा आचार, ये क्या है? उपसर्ग है। दुर्गम, दुह जमा गम, ये क्या है? उपसर्ग है। अत्याचार,
अति जमा आचार, क्या हो जाएगा? अत्याचार। ये अति क्या है? उपसर्ग है। मुझे ये बताओ अत्याचार में संधि कौन सी है? कौन बताएगा? संधि बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इसमें संधि कौन सी लगी है, अत्याचार में कौन सी संधि लगी है। कौन बालक मुझे बताएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा? ग्रामीण जो शब्द है इसका संज्ञा रूप क्या होगा? ग्रामीण, ग्रामी, ग्राम या ग्राम्य? संज्ञा रूप पूछा है, ध्यान रखना। ग्रामीण शब्द जो है ये विशेषण है। कैसे पता चला? किसी में ईण प्रत्यय लगा हो तो वो विशेषण होता है। एक और उदाहरण से समझ लेंगे, जैसे कि ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण लोग, ग्रामीण लोग, ग्रामीण खान पान, ग्रामीण वेशभूषा। सभी में क्या देख रहे हैं आप? ग्रामीण उपसर्ग के तौर पर, सॉरी विशेषण के तौर पर लग रहा है ना? क्या हो जाएगा? देखो जैसे अति जमा आचार था, अब देखो यहां पर क्या हुआ? यहां पर ई आ से मिला, क्या बना? अत्याचार। क्या बन गया? क्या बना? अत्याचार। इसका मतलब कि आय बना, आय आय, मैंने बताया था। क्या हो जाएगी? कौन सी संधि हो जाएगी? बताओ जल्दी से। हाँ, ग्राम से बना ग्रामीण, बिल्कुल ठीक। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ग्रामीण मतलब कि जो ग्राम से बना है। ग्राम शब्द क्या है यहां पर? संज्ञा। ठीक है, ग्राम में भी क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? ये विशेषण। अगला बताओ क्या होगा? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जगत शब्द में कौन सा लिंग है? जगत शब्द, आपको मैंने बताया था लिंग अगर हिंदी भाषा में देखेंगे तो दो ही लिंग हैं। कितने हैं? दो। ठीक है, लिंग की बात करोगे तो दो लिंग हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। एक और जो आपको उभय लिंग दिखाई देता है वो लिंग नहीं है। वो क्या है? ऐसे शब्द जो बराबर रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हों उसे हम उभयलिंग कहते हैं। ध्यान है ना? तो बताओ इनमें से कोई नहीं, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, जगत शब्द में कौन सा लिंग है? बताओ जल्दी से क्या होगा? डी। जगत मुसाफिर खाना, लगा है आना जाना। इसका मतलब जगत मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खानी नहीं है। इसका मतलब क्या है? और जगत में जो, जैसे कि जगत का प्राणी है ना, या कहते हैं कैसे कहते हैं? जगत के स्वामी, जगत की स्वामी होता तो समझ में आता है ना। इस जगत का आधार, तो क्या हो जाएगा? जगत पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, किस वाक्य में अपादान कारक है? कारक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं आशा कर रही हूँ किसी का कारक का प्रश्न गलत नहीं होगा, है ना। बताओ जल्दी से क्या होगा? कारक मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, 8 प्रकार हैं कारक के। 8 प्रकार में 8 प्रकार की मैंने आप लोगों को अलग अलग करके विभक्तियां भी बताई हैं। मैंने ये भी बताया था कि कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का रूप, ना कि विभक्ति को कारक कहते हैं। जरूरी नहीं है हर बार कारक में विभक्ति लगी हो। क्या हो जाएगा? राम ने रावण को तीर से मारा, मदन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। क्या हो जाएगा सही उत्तर? क्या हो जाएगा सही उत्तर? जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या होगा सही उत्तर? सी, वेरी गुड। और कोई? सी, ए, बहुत बढ़िया, सी। हाँ देखो, राम ने रावण को तीर से मारा, ये से विभक्ति किसकी होती है? अपादान की भी होती है, करण की भी होती है। लेकिन करण में क्या होता है? करण में आप लोगों को करण कारक की जब मैं बात करूं तो उसमें के द्वारा का अर्थ देगी, अर्थात साधन को बताएगी। किसको बताएगी? साधन को। देखो, चाकू तीर से मारा, तीर साधन था ना, तो इसका मतलब ये करण कारक है। क्या है ये? करण कारक है। तो ये तो सही उत्तर नहीं है। अब क्या है?
मदन से अब सहा नहीं जाता, मतलब मदन के द्वारा, ये भी साधन की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पर अलग होने का अर्थ आ रहा है। किसका अर्थ हो रहा है? अलग होने का अर्थ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर होगा सी, अलग होने पर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चाकू से फल काटो, यहाँ भी साधन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? साधन को, तो इसका मतलब ये भी सही उत्तर नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभय लिंग? बताओ जल्दी से, क्या होगा सभी लोग, फटाफट से बताओ। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? डी ए। मैंने आप लोगों को पद के बारे में बताया था, याद है? दोनों होगा। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? डी होगा। वेरी गुड। चलिए डी सही उत्तर होगा। अब क्यों होगा वो सुनिए। मैंने बताया था किसी पद का नाम, किसी प्रोफेशन का नाम, है ना, किसी का कोई पेशा हो, पेशे का नाम क्या होते हैं? सदैव उभयलिंगी होते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग आते हैं। महिला वकील, पुरुष वकील, महिला प्रधानमंत्री, पुरुष प्रधानमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, पुरुष मुख्यमंत्री, ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि मंत्री क्या है? मंत्री एक पद है और पद उभयलिंगी होते हैं। ठीक है दीपिका, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, बेफिक्र रहो आप। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? मैंने आप लोगों को विशेष्य के विषय में बताया था। विशेषण और विशेष्य, और ये विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ये एक संज्ञा होगा। क्या होगा? जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष्य कहा जाता है, बताया था। तो कठोर, अशोक, हृदय या मोम, क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा सही उत्तर? फटाफट से उत्तर दीजिए सभी लोग। डी, बी। वेरी गुड। अलग अलग उत्तर देने वाले लोग हैं। चलिए बिल्कुल है दीपिका, आप बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हो महिला सुपरवाइजर के लिए भी। ठीक है, हिंदी सब में एक जैसी आती है बच्चे। क्या हो जाएगा सही उत्तर? युद्ध देखकर, युद्ध यहां पर संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। अशोक क्या है? संज्ञा। कठोर हृदय, मोम भी क्या है? संज्ञा। लेकिन हृदय भी क्या है? संज्ञा। कैसा हृदय? कठोर हृदय, ये क्या है? विशेषण। ये विशेषण किसके लिए लगा है? हृदय के लिए, तो यही संज्ञा क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगी। इसका मतलब हृदय सही उत्तर है, सी सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक संज्ञा के बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की आप लोगों से, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये प्रश्न आप लोग गलत नहीं करेंगे। लालिमा, अनुच्छेद, निराश या विवाह, चारों में से कौन सा गलत है? जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या होगा? भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? सी, निराश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख लें उत्तर। भाववाचक लालिमा सही उत्तर हो जाएगा। लालिमा। अनुच्छेद क्या है? जातिवाचक है, कोई भी अनुच्छेद हो सकता है। विशेषण, निराश विशेषण है। विवाह भी क्या है? संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहां सही उत्तर ए हो जाएगा। ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आएंगे। वेरी गुड। प्रश्न देखिए, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? मैंने
अशुद्धि शोधन के बारे में आपको कई बार बताया है, वर्तनीय अशुद्धि के बारे में बताया है। यौवन, गांधी, ईर्षा, गुंगा, इनमें से कौन सा सही है? स्टोरी के लिए कौन सी बुक लेनी है? प्रिशा। स्टोरी के लिए आप स्टोरी ही पढ़ लीजिए सीधा, उसी से आपकी चीज़ें हल हो जाएंगी। अगर स्टोरी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा। और स्टोरी मैंने ज़्यादातर स्टोरी तो पढ़ाई हुई हैं बच्चे, आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज मैंने पढ़ाई हुई हैं। लगभग शायद एक स्टोरी पूरी बची हुई है, अभिशप्त। नहीं, अभिशप्त शायद मैंने करा दी है। अभिशप्त करा दी है ना मैंने? अभिशप्त करा दी है। कौन सी स्टोरी बची हुई है? कोई एक स्टोरी और बची हुई है जहां तक मुझे याद है, अभिशप्त मैंने करा दी शायद, है ना? कौन सी कराई है? अभिशप्त कराइए, मधुआ कराइए, मधुआ कराइए, अभिशप्त बची हुई है। अभिशप्त करानी है मुझे, तो वो करा देंगे, अभिशप्त करा दूंगी। और थोड़ा सा शायद मिसपाल बची हुई है ना? नटखट आदित्य जी, मेरी क्लास अगर स्टार्टिंग से करनी है तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। रोज़ क्लासेस होती हैं हमारी 4 बजे ही, तो शुरू से आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है? बाकी रिकॉर्डेड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके विषय में मैं अंत में बताऊंगी। यौवन, गांधी, ईर्षा, गुंगा। गुंगा ऐसे नहीं लिखते, गूंगा लिखते हैं। पूछा क्या है? शब्द शुद्ध पूछा है, तो ये अशुद्ध है, ये नहीं है, ऐसे लिखा जाएगा। ईर्षा नहीं होता, वो क्या होता है? ईर्ष्या होता है, ये भी गलत है। गांधी नहीं होता है, क्या होता है? गांधी होता है। यहाँ पर अनुनासिक आएगा। यौवन सही लिखा है, ए सही उत्तर होगा, ठीक है? ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मंत्री शब्द का लिंग पूछा है, क्या होगा? मंत्री, ये हो गया ना प्रश्न, मंत्री शब्द वाला हो गया है, मंत्री शब्द वाला हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। विशेष वह शब्द होता है, विशेष से परिभाषा पूछिए आपसे विशेष की, वो बताना है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहेंगे, या जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहेंगे, या फिर जिस हेतु विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहेंगे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा? हाँ बिल्कुल कराऊंगी अरुण, चिंता मत करो। पर्यायवाची के लिए मैंने कुछ और सोच रखा है, पर्यायवाची कुछ और तरीके से कराए जाएंगे, निश्चिंत रहो। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ए, बी, ए, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं इसका उत्तर। विशेष्य मैंने अभी अभी बताया एक संज्ञा होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही विशेष्य है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। इसी शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है। जिस हेतु विशेषता बताई जाती है वो नहीं होता कुछ भी, बाकी दोनों नहीं होंगे। इन दोनों के विषय में मैंने आपको बता दिया, ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सभी लोग, अगला प्रश्न क्या होगा? मैं चलती थी, इसमें मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, वे, तुम या सब? जल्दी से सभी लोग उत्तर दीजिए क्या होगा? मैं चलती थी, इसमें मैं का बहुवचन क्या होगा? बताइए जल्दी से। ए, वेरी गुड। जल्दी से बताइए क्या होगा सभी लोग? क्या हो जाएगा सही उत्तर? हम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात। क्या होगा? हम होगा। मैं का हम होगा क्योंकि ये क्या है? ये प्रथम पुरुष है, या इसको उत्तम पुरुष भी कुछ लोग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? उत्तम पुरुष, ठीक है? तो ए सही उत्तर होगा। अगला, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? कर्म है, संबंध है, अपादान है, संबोधन है? बताइए जल्दी से क्या होगा? हालांकि आप आसानी से इसकी विभक्ति से पहचान सकते हैं। क्या होगा? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? फटाफट से उत्तर दीजिए सभी लोग, जल्दी से बताइए सभी क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा? सी। देखिए, घर से, मेरे घर से अलग हो रहा है ना आपका घर मेरे घर से, तो ये से अलग होने को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपादान। वैसे भी कर्म और संबंध और संबोधन तीनों का ही यहाँ कोई मतलब नहीं है। संबोधन है अथवा अरे,
दोनों में से कोई एक होगा। संबंध के लिए का, की, के दिखाया जाता है। कर्म के लिए को विभक्ति लगती है। तो इनमें से तो कोई भी विभक्ति आपको ऊपर दिखाई नहीं दे रही है। सी सही उत्तर होगा। प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा का शब्द हैं? मतलब सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के हों। रसीलापन, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अमीर गरीब, समूह, मिठास, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा हों? बताइए जल्दी से क्या होगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ए, वेरी गुड। हाँ, पेपर 2 में आएगा कोमल, बेफिक्र रहो। देखो छंद रस तो, छंद तो मुझे लग रहा है शायद नहीं हो पाए, लेकिन रस जरूर मैं करा दूंगी। रस और अलंकार में जरूर कराऊंगी, ठीक है। छंद के लिए तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि उतना समय शायद ना मिल पाए, लेकिन हाँ रस और अलंकार में कराने का वादा जरूर करती हूँ। अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद हिंदी में, अंग्रेजी में जिसे आप आर्टिकल कहते हैं वही हिंदी में अनुच्छेद होता है, ठीक है। चलिए मैं बता दूं, रसीलापन, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सही उत्तर होगा। इसमें सारे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के हैं। बाकी देखो, अमीर गरीब, समूह, मिठास, समूह क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा तो ये तो नहीं होगा। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, यहाँ पर सूर्य क्या हो जाएगा? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो ये भी नहीं है। जवानी, खटास, पुस्तक, जातिवाचक, गंगा, व्यक्तिवाचक, ये भी नहीं होगा। तो ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए क्या होगा। कोमल, इतना समय बच्चे नहीं हो पाएगा और मैं कोई भी इस तरह का वादा आप लोगों से नहीं करूंगी जो मैं पूरा नहीं कर पाऊं। यूट्यूब पर छंद हो पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं इसका वादा बिल्कुल भी नहीं करूंगी आप लोगों से, पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं करूंगी। हाँ, कोशिश जरूर करूंगी, संभव हो पाया, समय मिला तो जरूर करा दूंगी, लेकिन मैं आपसे वादा नहीं करती कि मैं छंद करा पाऊंगी, ठीक है। चलिए, ये पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गया, इसमें रेखांकित पद में कौन सा समास है? हाथों हाथ क्या होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय? क्या हो जाएगा सही उत्तर? फटाफट से बताइए सभी लोग, जल्दी बताइए क्या होगा। हाथों हाथ बिक गई, इसमें कौन सा समास है? अगर आप शब्द देखेंगे हाथों हाथ, तो इस शब्द में आपको दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे, हाथ और दूसरा भी हाथ। मैंने बताया था अगर किसी शब्द की द्विरुक्ति हो, या जिसे आप पुनरुक्ति भी कहते हैं, मतलब कि दोबारा वही शब्द प्रयोग में आ रहा है, दो शब्द मिलकर एक शब्द बना रहे हैं और दोनों शब्द समान हैं, तो इसका मतलब अव्ययी भाव सही उत्तर होगा। एक अव्ययी भाव ऐसा भी होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ए सही उत्तर होगा। सी नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे सी सोच रहे होंगे, सी नहीं है। जब एक ही शब्द की क्या हो, द्विरुक्ति हो, तो वो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। चलिए, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य, अगर दो वाक्य हों, कितने वाक्य हों? दो वाक्य, जिन्हें आप उपवाक्य पुकारेंगे, ये दो उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बना रहे हैं, और ये दोनों उपवाक्यों में से एक आपका आश्रित उपवाक्य है और एक आपका प्रधान उपवाक्य है। दो उपवाक्य हैं, एक आश्रित और एक प्रधान। ये दो उपवाक्य मिलकर क्या बना रहे हैं? एक वाक्य बना रहे हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? सरल, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको तरीका भी बताया था कैसे आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य पहचाने, कैसे आप मिश्र वाक्य पहचाने, बहुत बार मैं ये तरीका बता चुकी हूँ। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी सही उत्तर होगा, बिल्कुल ठीक बात। क्या होगा? सी, मिश्र वाक्य कहलाएगा ऐसा वाक्य जिसमें एक वाक्य संयुक्त, एक वाक्य आपका आश्रित हो और एक वाक्य आपका कैसा हो? संपूर्ण हो, या कह लीजिए कि प्रधान हो, है ना। जब दोनों वाक्य कैसे हो? प्रधान हो, कोई भी आश्रित ना हो, दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हो, तो फिर वो संयुक्त होगा। अगला प्रश्न, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल या परिमाण को प्रकट करे वो क्या कहलाएगा? ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल, मापतौल मतलब मात्रा, परिमाण वही मात्रा को प्रकट करे, वो क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण,
संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा सही उत्तर? बी, वेरी गुड, परिमाणवाचक, बिल्कुल ठीक। परिमाण मतलब मात्रा को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? मात्रा। मतलब आप प्रश्न करेंगे कितना, तो उत्तर में परिमाणवाचक विशेषण मिलेगा। जब संज्ञा सर्वनाम से प्रश्न करें, गुणवाचक का मिलेगा, ये बताएगा गुण को या अवगुण को, किसी भी गुण या अवगुण दोनों होंगे। तो कैसा, कैसी या कैसे प्रश्न करने पर आपको क्या मिलेगा? आपको गुणवाचक विशेषण मिलेगा, है ना। संख्यावाचक के क्या कब मिलेगा? जब आपसे पूछा जाए कितने, तो संख्यावाचक मिलेगा। सार्वनामिक विशेषण कब मिलेगा? जब आप सर्वनाम को विशेषण के रूप में बदला हुआ देखें तो समझ जाइए कि वो सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ये एक गद्यांश है जो हम करने वाले हैं। इस गद्यांश को हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए, रंजन, पेपर 2 के लिए सजेशन मैं बहुत बार दे चुकी हूँ आप लोगों को। शायद आप लोग या तो नए जुड़े हैं या फिर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए आप रामचंद्र शुक्ल जी की किताब ले लीजिए। नगेंद्र जी की मत लीजिए चाहे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी की ले लीजिए, आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि वो मानक पुस्तक भी है। उससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। एक पुस्तक एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको समस्या नहीं होगी। दूसरा, आप लोगों को सारी कहानियाँ एक बार पढ़ लेनी चाहिए। कहानियाँ आपको ऑनलाइन आराम से उपलब्ध हो जाएंगी, आपको कहानी खरीदने की ज़रूरत नहीं है कहीं से। वही हालात उपन्यास के भी हैं। उपन्यास के लिए भी आपको PDF आराम से उपलब्ध हो जाएंगी। तो उपन्यास के लिए तो मैं तो कहूँगी कि आप समरी पढ़ लीजिए, उपन्यास की नहीं पढ़ पा रहे हैं पूरा तो, और समरी के साथ ही कोशिश करिए कि आप उस उपन्यास में जो मुख्य पात्र हैं या मुख्य लाइनें हैं वो याद रख लें, है ना। अक्टूबर में होगा एग्जाम नॉलेज जी। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या कह रहा है? धरातल युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए, विभीषिका होती है उसके खराब जो कह लीजिए कि परिणाम निकलते हैं युद्ध के, उनके बारे में बात हो रही है। धरातल युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए, कि भाई ना युद्ध होगा ना विभीषिकाएं होंगी, उनको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया कि भैया इंसान अहिंसा पर काम करे, इंसान हिंसा से बचे। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया कि कैसे ये सिद्धांत काम करते हैं। इन सिद्धांतों पर बात की और वो नितांत सफल भी हुए इसके परिणाम में। विभीषिका अभी अभी बताया, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। एक एक शब्द याद रखना है। विभीषिका मतलब बुरे परिणाम, ठीक है। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, भाई सीधी सी बात है। अगर तुम किसी को झापड़ मारोगे तो बदले में झापड़ ही मिलेगा, बदले में इंसान प्रेम से बात तो करेगा नहीं। घृणा, यहाँ घृणा आएगा। घृणा घृणा को जन्म देती है, मतलब अगर आप किसी से घृणा करते हैं तो बदले में आपको प्रेम नहीं मिलेगा, घृणा ही मिलेगी। और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है, और जैसे जैसे आप सामने वाले को प्रेम देंगे तो बदले में आपको प्रेम मिलेगा। अतः ये निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के, अगर आप प्रेम और अहिंसा पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो आप शांति का स्थापन नहीं कर सकते। शांति की स्थापना संभव नहीं है इन दोनों चीजों के बिना। आगे क्या कह रहा है? शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। मानव जाति का विकास कब होगा? जब शांति चारों ओर व्याप्त होगी, शांति चारों ओर बनी रहेगी। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो। मतलब कि जिस समय पर, किसी भी काल में, जिस समय पर उस जगह पर सबसे ज्यादा शांति रही हो, वही उस जगह का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और उत्तम उत्तम रचनात्मक कार्य किए गए हों उसी समय पर। सीधी सी बात है, खाली दिमाग शैतान का घर। आदमी लड़ेगा झगड़ेगा तो क्या उसके दिमाग में रचनात्मक विचार आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। रचनात्मक विचारों के सृजन के लिए भी तो इंसान को शांत होना जरूरी है, नहीं तो दिमाग में गुस्से से, घृणा से, ईर्ष्या से, इन्हीं से भरी हुई चीजें आएंगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार और कृषि की जो उन्नति है, इंसान के उस क्षेत्र में व्यापार और कृषि कब फलेगी फूलेगी?
जब शांति काल हो, जब लोग सोच पाए करने के बारे में। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। गांधी जी भी तो यही कह रहे हैं। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी। हमें अहिंसा के भाव को अपनाना होगा, प्रेम के भाव को अपनाना होगा। यही शांति स्थापित करने में सहायक होगा। तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव हो पाएगी। ये था आपका गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्नों पर देखेंगे, एक एक करके प्रश्न क्या कह रहे हैं। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है विश्व में शांति? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तम उत्तम रचनात्मक कार्यों के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, या कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए क्यों आवश्यक है विश्व में शांति? क्या होगा बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताइए क्या होगा, फटाफट से उत्तर दीजिए क्या होगा। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। ए। देखो ध्यान दो, विश्व में शांति क्यों जरूरी है? उत्तम उत्तम रचनात्मक कार्यों के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए, मानव जाति के विकास के लिए। उसी में तो ये सब कुछ आ गया, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोमल गद्यांश ही कर रहे हैं बच्चे। हम क्या कर रहे हैं इस समय, हम गद्यांश के प्रश्न कर रहे हैं, और मैं रोज आपको गद्यांश करा भी रही हूँ। थोड़े थोड़े करके आपके गद्यांश सारे पूरे हो जाएंगे, मतलब लगभग आपको गद्यांश करने आ जाएंगे, कैसे आपको गद्यांश करने हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे बच्चे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए और हिंदी साहित्य के लिए परेशान है। देखिए, मैं सारी चीजें आपको नहीं करा सकती, ये बात मैं पहले भी बोलती थी और मैं आज भी उसी बात पर अडिग हूँ। हिंदी के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब फिर कह रही हूँ कि पेपर 1 में जितनी चीजें हैं उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर 2 के लिए आपको अपने पुरुषार्थ का भी प्रयोग करना पड़ेगा। सारी चीजें हमेशा पकी पकाई नहीं मिलती रे बाबा। हाँ, मैं कहानियां जब करा सकती थी, जब मेरे पास समय था, तो मैंने स्वेच्छा से आप लोगों को समय दिया है, सेवा भाव से आप लोगों को समय दिया है, और जितना अभी भी दे सकती हूँ उसमें भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समय दे पाऊँ। लेकिन कभी कभी ये जरूरी नहीं होता कि सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जा सकें। ऐसे में आपका कर्तव्य तो बनता ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए नौकरी? आप लोगों के लिए। तो आपको मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहना है, आपको अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर रहना, आपको मेहनत करनी होगी, और करने का तरीका मैंने आपको बहुत ज्यादा बताया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, और एक चीज और कहूंगी, हालांकि ये कहना थोड़ा सा विवादास्पद हो सकता है, लेकिन ये बात कहनी बहुत जरूरी है। आप सभी लोग, सभी छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, इसलिए मैं आपका भला ही चाहूंगी। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आप लोगों की सेल्फ स्टडी, खासकर हिंदी साहित्य में तो बिल्कुल। आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, कोई भी अच्छी शिवांगन वगैरह की, शिवांगन है ना शायद, शिवांगन नाम से ही है, अच्छी किताब है, मैंने किताब देखी, किताब खराब नहीं है। अगर आप उसको भी अच्छे से कर लेते हैं तो काफी हद तक आपका पूरा हो जाएगा। और सबसे जरूरी चीज है, मैंने आपको बार बार कहा, थ्योरी करिए। क्वेश्चंस तब अटेम्प्ट होंगे जब थ्योरी करेंगे, पहले थ्योरी तो करिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि नहीं है। चलिए क्या हो जाएगा, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, या परिश्रम और ज्ञान। क्या होगा सही उत्तर? यहां सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा और प्रेम जरूरी है विश्व में शांति की स्थापना हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया है, किसने बनाया है? सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, या भय द्वारा? कैसे बनाया गया है बताइए जल्दी से क्या होगा। देखिए, थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, पिछले 2 महीने से आप लोगों से कह रही हूँ कि मेहनत करते रहिए। बहुत पहले मैंने आपको ये बात कह दी थी कि आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ ही लेना चाहिए, लेकिन मुझे पता है आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक इंतजार करते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जिससे चीजें अपने आप हो जाएं। अगर आप लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहेंगे तो परीक्षा नहीं पास होगी। जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, बार बार आप लोगों को बिल्कुल कोशिश करती हूँ, ये कौन से एग्जाम के, दीपिका, हिंदी बच्चे हर एग्जाम में आपको काम देगी, आपको किसी एक परीक्षा के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी सभी में आपको बराबर, जहां भी हिंदी आएगी, जनरल हिंदी सब जगह काम देगी। ठीक है,
कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया है अहिंसा के द्वारा। ठीक है, सी सही उत्तर होगा। आप लोग बिल्कुल अंत तक इंतजार करते हैं कि अब कोई चमत्कार हो, अब कोई चमत्कार हो। चमत्कार पुरुषार्थ से होता है, चमत्कार मेहनत से होता है, चमत्कार आप लोगों के लगातार परिश्रम से होता है। वो आप लोग नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं करेंगे तो उसका, समझ रहे हैं ना आप लोग, उसका भुगतान कोई दूसरा नहीं करेगा, आप लोग करेंगे। तो मेहनत करनी जरूरी है। मैं एक दिन नहीं, बहुत दिनों से आप लोगों से कह रही हूँ, लगातार कह रही हूँ कि पढ़ना जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा और दिक्कत होगी। मैं जितनी मदद आपकी कर सकती हूँ निश्चित तौर पर उतनी करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करूंगी, लेकिन मैं संपूर्ण मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंदर भी, मेरे सामर्थ्य में भी तो सारी चीजें नहीं है। चलिए, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? स्वर्णिम युग कब कहलाता है किसी भी राष्ट्र का कोई युग? धन और वैभव हो, धन और सम्मान हो, आध्यात्म और उपासना हो, या फिर शांति, सुख और रचनात्मक कार्य हो। कब कहलाएगा किसी भी राष्ट्र का युग स्वर्णिम युग? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही बात, डी सही उत्तर होगा। शांति, सुख और रचनात्मक कार्य ही किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के सही मानक हैं, है ना? डी सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय या पर्यायवाची क्या है? भली भांति, बिल्कुल, विधिवत, निम्न। एक वाक्य लिखकर समझा रही हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे। वह दोपहर के समय नितांत अकेला था। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ नितांत का अर्थ क्या है। क्या हो जाएगा सही अर्थ? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा नितांत का सही अर्थ? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अकेला, बी सही उत्तर होगा। क्या होगा? बी। कभी कभी हम वाक्य के प्रयोग से भी चीजों को समझ सकते हैं, आसान हो जाती हैं चीजें, मुश्किल नहीं रहती। इसका उत्तर बी होगा। ठीक है, विशेष चीजें, मुहावरे का मतलब क्या होता है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो मुहावरे का मतलब, हाँ, पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। पेपर 1 के लिए आपको फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 में जितना मैं करा रही हूँ उतना काफी है। ठीक है, तो मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। मुहावरा जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। क्या अर्थ होता है इसका? अभ्यास करना, शाब्दिक अर्थ पर अगर जाएंगे तो। ठीक है, तो क्या कह रहा है आगे कि इसका जो हम विशिष्ट शब्दों में अर्थ देख रहे हैं, मतलब कि मुहावरे का जो अर्थ हम प्रयोग में लाते हैं उसका मतलब होता है व्यक्त करना, शब्दों को व्यक्त करना। और कैसे शब्द होंगे? विशिष्ट अर्थ लिए शब्द होंगे, सामान्य अर्थ लिए नहीं, विशिष्ट अर्थ लिए शब्द होंगे। और साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि मुहावरे जिन शब्दों का प्रयोग हम मुहावरे में करते हैं वो सारे शब्द आपके शाब्दिक अर्थ को प्रकट नहीं करते, बल्कि कोई विशिष्ट अर्थ लिए होते हैं अपने आप में। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो अब इस बात में अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ तो बिल्कुल सीधा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, यानी कि जिसको नाचना नहीं आता हो वो आंगन टेढ़ा कहेगा। लेकिन नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका विशिष्ट अर्थ निकल के आएगा। मतलब कि जो काम हमसे नहीं हो पाता, हम उस काम का दोषारोपण दूसरे को देते हैं, है ना? तो ये इसका विशिष्ट अर्थ हो गया। तो इसका मतलब इसे हम एक वाक्यांश के रूप में प्रयोग करेंगे, वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाएगा, इसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। मुहावरे की अगर मैं बात करूं तो इनका उपयोग विशिष्ट रूप से होगा, इनका उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होगा, इनका प्रयोग वाक्य में होगा। वाक्य में प्रयोग होते हैं ये, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। जैसे कि लोकोक्ति है, वो स्वतंत्र रूप से वाक्य के तौर पर प्रयुक्त हो सकती है, लेकिन मुहावरों के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, मुहावरों में हम चीजें कैसी करेंगे? मुहावरों में हम चीजें वाक्य में प्रयोग करके करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अंग्रेजी भाषा में आप इन्हें क्या कहते हैं? इडियम्स कहते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपने सुना होगा, तो अंग्रेजी भाषा में इनको इडियम्स कहा जाएगा। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ के रूप में जैसे प्रयोग हो रहे हैं। तो आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसी स्तर की परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो हम उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी परीक्षाओं में आए हुए मुहावरे हैं। उन सारे मुहावरों पर थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, आप लोग याद कर पाएंगे तो आपको आगे चीज़ें मिल भी पाएंगी। ठीक है, जैसे कि अंग अंग ढीला होना, मतलब कि बहुत थक जाना। कहते हैं ना कि इतना काम करने के बाद तो मेरा अंग अंग ढीला हो गया है ना? या फिर जैसे कि अंगूठा दिखाना, मतलब कि इनकार करना। हम कहते हैं ना कि मैं तो उसके पास ऋण मांगने गया था, उसने तो मुझे अंगूठा दिखा दिया। बिल्कुल होगा।
नॉलेज जी बिल्कुल MCQ भी होंगे, पहले थोड़ी सी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब कि कहते हैं ना कि उसने ऐसा काम किया कि मुझे लगा कि उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या, मतलब कि कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, तो कहते हैं कोई भी बात समझ में ना आना, या फिर इधर की उधर करना। कहते हैं ना उसके पास मत बैठना, बहुत इधर की उधर करता है, मतलब कि चुगली करता है, या उसे कोई बात मत बताना, वो बात इधर की उधर करता है, मतलब चुगली करता है। फिर आता है आपका अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मतलब कि एक अकेला, अंधे की लकड़ी ही उसका सहारा होती है, एकमात्र सहारा। तो क्या हो जाएगा अंधे की लकड़ी, मतलब अंधे की लकड़ी का मतलब हो जाएगा एकमात्र सहारा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक क्लास स्ट्रेटेजी का YT या एप्लीकेशन पर प्लीज़। किस बारे में रंजन, मतलब किस चीज़ की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं आप? देखिए, पेपर 1 की स्ट्रेटेजी तो आपको बिल्कुल नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि पेपर 1 के लिए तो मैं ऑलरेडी इतनी तैयारी करा रही हूँ कि आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 के लिए मैं ज़रूर आप लोगों से कह रही हूँ कि एक नियमावली बना लीजिए कि आपको रोज़ 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे पर्याप्त समय होता है पेपर 2 के लिए, 2 घंटे बहुत पर्याप्त समय है। अगर आप रोज़ करेंगे तो आने वाले समय में आराम से पेपर 2 हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। अंधे की लकड़ी के बाद आता है ईंट से ईंट बजाना। जैसे कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया, हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब कि नष्ट कर देंगे। आँख का उजाला, मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरे बच्चे मेरी आँख का उजाला है, मतलब कि अति प्रिय है। एक ही लकड़ी से हाँकना, कहते हैं ना भैया अच्छा विद्यार्थी हो, मेधावी विद्यार्थी हो या खराब हो, तुम तो सबको एक लकड़ी से हाँकते हो, मतलब कि अच्छे बुरे की पहचान नहीं होना, मतलब मेधावी छात्र में और खराब छात्र में पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि एक ही लकड़ी से हाँकना, ठीक। और जैसे कि औंधे मुंह गिरना, मतलब कि चला तो था बिजनेस टाइकून बनने, लेकिन औंधे मुंह गिर पड़ा, मतलब कि क्या हो गया, हार गया। ऐसे ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, मतलब कि एक ही जैसा होना। कहते हैं ना कि भैया इनका तो क्या ही किया जाए, ये तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं दोनों, इसका मतलब कि एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। क्रिश, दिसंबर में भी एग्जाम नहीं हुआ इलेक्शन, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम हो ऐसा मैं नहीं मान पा रही हूँ, उसके पीछे कारण है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम होंगे, और ये इतनी वैकेंसीज जो आ रही है ना, ये इलेक्शन की बदौलत ही आ रही हैं। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और देखा जाए तो मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओखली में सिर देना, मतलब कि जानते बूझते अपने आप को मुसीबत में डालना। कहते हैं ना कि भैया ये इतना मूर्ख व्यक्ति है कि इसने जानबूझकर ओखली में सिर दे दिया है, मतलब कि जानबूझकर मुसीबत मोल ले ली है। और देखो, कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य रखना, मतलब कि जैसे कि मेरे बच्चे विदेश में जा रहे हैं रहने के लिए, मैंने भी अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया है, मतलब धैर्य रख लिया है कि बच्चे कभी ना कभी तो मेरे पास वापस आएंगे। और खून पसीना एक करना, मतलब कि कड़ी मेहनत करना। जैसे कि मैं अपनी सारी सफलता को एकत्रित करने के लिए, पाने के लिए क्या करूँगा, खून पसीना एक कर दूंगा, है ना। चलिए इसके अलावा क्या हो जाएगा, ईद का चांद होना, मतलब कि कई दिनों के बाद दिखना। जैसे कि हम अपने मित्र को कहते हैं कि भैया कहाँ रहते हो आजकल, बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो, ठीक। और जैसे कि अंगूठा दिखाना, मतलब कि इनकार करना, ये तो हो गया ना अंगूठा दिखाना। और देखिए जैसे कि नज़रबंद करना, मतलब जेल में रखना। जैसे किसने किया था, औरंगज़ेब ने शुरुआत में अपने भाई दारा शिकोह को किया था। तो औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां और अपने भाई दारा शिकोह को प्रारंभ में नज़रबंद ही किया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न पर आ जाते हैं, कुछ प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न के माध्यम से करना थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो प्रश्न के माध्यम से कुछ एक चीज़ें कर लेते हैं जो कि आपके लिए थोड़ी आसान रहेंगी, ठीक है। अच्छा, झारखंड में भी योगी जी को बुलाना होगा, चिंता मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका नहीं रवि, इसी समय पर होता है क्लास का टाइम, यही समय पर है, 4 बजे ही रोज़ क्लास होती है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, गंगा नहाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, कठिन कार्य पूरा होना, सदाचार का पालन करना, पवित्र होना या कार्य को अधूरा छोड़ना। क्या हो जाएगा सही उत्तर। अब आप लोगों की स्पीड उत्तर देने की बढ़ेगी, है ना। क्या हो जाएगा सही उत्तर, जैसे कि भैया ये डील मेरी हो गई, ये संविदा वाली जो चीज़ थी ये पूरी हो गई मेरी, और अब जैसे ये पूरी हुई है मैं तो गंगा नहा लिया। इसका मतलब क्या होगा, कठिन कार्य का पूरा होना, ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, पवित्र होना नहीं होगा,
सदाचार का पालन करना नहीं होगा, कार्य को अधूरा छोड़ना नहीं होगा, काम पूरा हो जाना, कठिन काम का पूरा हो जाना मतलब गंगा नहा लेना। ठीक है, ए सही उत्तर होगा इसका। क्या होगा सही उत्तर? ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2, खेह खाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खेह खाना, खाने का लालची होना, बुरी दशा में रहना, अनुभवी या चालाक होना, आसान समझना। क्या हो जाएगा? खेह खाना। खेह का मतलब समझते हो? खेह क्या होती है? खेह को बहुत सारे लोग रेह भी कहते हैं। रेह, रेह, रेह या खेह एक ही चीज है। कभी उन दीवारों को देखा जिनमें सीलन लगी हो? ऐसी दीवारें जिनमें सीलन लगी हो, सीलन लगी दीवारों पे सफेद सफेद रेत जैसी चादर सी जम जाती है। देखा है कभी? जो सीलन भरी दीवारें होंगी उन पे रेत जैसी सफेद सफेद ऐसे बूरा जैसा बहुत हल्का हल्का चादर जैसी जम जाती है, उसको खेह या रेह बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बुरी दशा में रहना। भैया इंसान को खेह खानी पड़ रही है तो बुरी दशा में ही तो है, अच्छी दशा नहीं है इसका मतलब, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वचन को निभाने वाला, इस वाक्यांश के लिए आप मुहावरा क्या प्रयोग करेंगे? वचन को निभाने वाला, नाक रख लेना, 16.25 आने सही, गांठ का पूरा या बात का धनी। बताइए जल्दी से क्या होगा? वचन को निभाने वाला, बताइए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या हो जाएगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? डी। और कोई? डी बिल्कुल सही बात, बात का धनी। ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात पर अडिग रहे उसे कहते हैं बात का धनी व्यक्ति। गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, ये पूरा जो मुहावरा है वो क्या है? आंख का अंधा गांठ का पूरा, ये पूरा मुहावरा है। अर्थात धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं आंख का अंधा और गांठ का पूरा। 16.25 आने सही, बिल्कुल सही बात को 16.25 आने सही। नाक रख लेना, किसी की इज्जत बचा लेना, नाक रख लेना। ठीक है, चलिए अगला, हाथ न आना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ न आना, हाथ फैलाना, हाथों का व्यायाम करना, पकड़ में ना आना या बहुत बड़ा होना। क्या हो जाएगा सही उत्तर? फटाफट से बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका सही उत्तर? हाथ न आना, हाथ फैलाना, हाथों का व्यायाम करना, पकड़ में ना आना या बहुत बड़ा होना। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी। वेरी गुड। पकड़ में नहीं आना, बिल्कुल सही बात। जैसे कि बहुत कोशिश की पुलिस वालों ने चोर को पकड़ने की, लेकिन वो हाथ नहीं आया, है ना? सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंधा होना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंखों से दिखाई न देना, विवेक भ्रष्ट होना, जहां धांधली का बोलबाला हो वो कहेंगे, या फिर आंख से काना। क्या हो जाएगा सही उत्तर? फटाफट से बताइए सभी लोग, अंधा होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताइए सभी लोग। बी। वेरी गुड, बी। वेरी गुड, बी। अंधा होना मतलब कि आंखों से दिखाई ना देना, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, इसलिए ये नहीं है। विवेक भ्रष्ट होना मतलब अंधे हो गए हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये वाला काम होना जरूरी था, ऐसे करके हम कई बार किसी को कहते हैं, तो इसका मतलब उस इंसान के पास विवेक नहीं रहा, तो अंधा होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सिर फिर जाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिर फिर जाना, सिर दर्द हो जाना, अहंकारी हो जाना, चक्कर आ जाना या पीछे मुड़कर देखने लगना। क्या हो जाएगा सही उत्तर? जल्दी से बताइए सभी लोग। सिर फिर जाना, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए सभी लोग। सिर फिर जाना, बहुत बढ़िया। सिर फिर जाना कहते हैं ना कि भैया सिर फिर गया क्या, कैसी बातें कर रहे हो?
सिर दर्द हो जाना नहीं, चक्कर आ जाना नहीं, पीछे मुड़कर देखना नहीं, अहंकारी हो जाना। सिर फिर गया है मतलब अहंकारी हो गया है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगना। बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा सही उत्तर? बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, रोजगार के नए नए अवसर तलाशना, अत्यंत लज्जित होना, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना या अनेक लोगों से मित्रता करना। घाट घाट का पानी पीना, जैसे कि उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, वो हार नहीं मानेगा, इसका मतलब, या वो ये बाजी मार ले जाएगा क्योंकि उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। सी सही उत्तर होगा। आज आप लोग उत्तर बड़ी अच्छे से दे रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। दम भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दम भरना, क्या होगा सही उत्तर? भयभीत होना, प्रभाव दिखाना, दावा करना या प्रयत्न करना। क्या होगा सही उत्तर? दम भरना। बताइए जल्दी से। कहते हैं ना, बड़ा दम भर रहे थे, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन हुआ तो तुमसे कुछ नहीं। क्या हो जाएगा सही उत्तर? कहते हैं ना ऐसे कि बड़ा दम भर रहे थे कि मैं ये पार कर लूँगा वो कर लूँगा, हुआ तो तुमसे कुछ नहीं। वही ढाक के 3 पात। चलो एक और नया मिल गया, ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात होना, क्या मतलब होगा इसका? ढाक के 3 पात होना, इसका सही हो जाएगा दावा करना, कि बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़ा दम भर रहे थे, दावे कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका दम भरना। ठीक है, चलिए दावा करना। अगला प्रश्न, चादर के बाहर पैर पसारना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चादर के बाहर पैर पसाना, कहते हैं ना, तेते पैर पसार ये जेती लंबी सीर, यानी कि उतने ही पैर पसारो भैया जितनी लंबी तुम्हारी चादर है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? चादर के बाहर पैर पसारना, तो पैर बाहर आ जाएंगे, नंगे हो जाएंगे पैर। खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना, शेखी बघारना या अत्यधिक व्यय करना। क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से उत्तर दीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए फटाफट से सभी लोग, सभी लोग उत्तर दीजिए फटाफट से, क्या होगा? तेते पैर पसार ये जेती लंबी सीर। चादर के बाहर पैर पसारना मतलब कि आय से अधिक व्यय करना, जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं। कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो वही कर रहे हैं आप। चलिए अगला, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? 3 दिन मेहमान और चौथे दिन हैवान। मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, ये अर्थ आ रहा है। ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा लगता है। आतिथ्य जो है वो थोड़े दिन का अच्छा, ज़्यादा दिन मेहमान रह जाए तो लगता है कि अतिथि कब जाओगे, है ना? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी लोग उत्तर दो। डी, वेरी गुड। डी, बी, वेरी गुड। क्या हो जाएगा सही उत्तर? अतिथि ज्यादा दिन अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल। आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, उसके बाद तो आतिथ्य आतिथ्य जैसा नहीं रह जाता। डी सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? डी। ठीक है, चलिए। बहुत दिनों बाद दिखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा आपके अनुसार? बहुत दिनों बाद दिखना, अब तब होना, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना या ईद का चांद होना। बताओ जल्दी से क्या होगा? हाँ राकेश, प्रेमचंद जी की कहानियां, बिल्कुल सही बात। बताओ जल्दी से क्या होगा? बहुत दिनों बाद दिखना, क्या हो जाएगा सही उत्तर? ईद का चांद होना। आज सभी का उत्तर ऐसे भागा भागा दौड़ा दौड़ा आ रहा है, मैं देख रही हूँ, क्योंकि आज सभी को उत्तर आता है। क्या होगा? ईद का चांद होना, अर्थात बहुत दिनों बाद दिखना। गुदड़ी का लाल होना यानी कि गरीब परंतु मेधावी होना, है ना?
कोसों दूर होना मतलब बहुत दूर होना। अब तब होना, अब तब होना मतलब कि टालना किसी चीज को, ठीक है, अब तब होना। खिचड़ी पकाना, जब सारे बहन और भाई मिलकर कमरे में एकदम किनारे बैठकर ऐसे मंत्रणा कर रहे होते हैं तो मम्मी क्या कहती हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हो, ठीक है। तो किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, भोजन बनाना, किसी के लिए खाना पकाना है, दाल चावल मिलाकर बनाना। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। आज तो आसान लग रहे होंगे प्रश्न, है ना, आज तो हलवा लग रहे हैं सभी को प्रश्न। क्या हो जाएगा सही उत्तर। लेकिन ये सभी आए हुए प्रश्न हैं, ध्यान रखो, ऐसा नहीं है सारे प्रश्न कठिन आते हैं, आसान भी आते हैं, हर तरह के प्रश्न आते हैं। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। बिल्कुल, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, जैसे चुपके चुपके मम्मी और पापा से बिना बताए तैयारी करते हैं घर के बालक घूमने जाने की, है ना, तो षड्यंत्र कर रहे हैं माता पिता के खिलाफ। भीगी बिल्ली होना क्या मतलब है, सर्दी लग जाना, चौकस रहना, डर जाना या बिल्ली की आवाज निकालना। बताओ जल्दी से क्या होगा, फटाफट से बताओ सभी लोग क्या उत्तर होगा। हाँ इजी है लेकिन आए हुए हैं, अब आए हुए हैं तो करना ही पड़ेगा। बताओ जल्दी से क्या होगा। भीगी बिल्ली होना, मुश्किल भी करेंगे ऐसी बात नहीं है, हर तरह के प्रश्न आएंगे, सब आए हुए हैं तो करा रही हूं आप लोगों को। क्या हो जाएगा सही उत्तर, डर जाना। भीगी बिल्ली होना मतलब डर जाना, ठीक है। सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हथेली का आंवला, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जादू का खेल, यथार्थ बात, निसंदेह बात या बहुत प्रिय होना। बताओ जल्दी से, हथेली का आंवला इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। CBD। देखिए हथेली का आंवला मतलब कि निसंदेह बात, ठीक है, निसंदेह बात को कहते हैं हथेली का आंवला, यानी कि सी सही उत्तर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अक्ल मारी जाना, अक्ल मारी जाना क्या मतलब होगा इसका। घमंड होना, बुद्धिभ्रष्ट होना, बुद्धिमान होना या दुविधा में पड़ना। क्या हो जाएगा सही उत्तर। जल्दी से बताओ सभी लोग। हाँ सी सही उत्तर होगा रवि, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सभी लोग। अक्ल मारी जाना क्या हो जाएगा सही उत्तर। बी, वेरी गुड। बुद्धिमान होना नहीं, दुविधा में पड़ना नहीं, घमंड होना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल मारी जाना, बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी लोग। थाली का बैंगन होना, बहुत सारे मित्र होते हैं ना थाली का बैंगन, घर में छोटे बालक होते हैं थाली का बैंगन, जिधर फायदा उधर ही कष्ट देना, जिसका अपना कोई विचार ना हो, उद्धार होना या व्यंग्य वचन बोलना। बताइए जल्दी से क्या होगा, क्या हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। थाली का बैंगन होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। जल्दी से बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा सही उत्तर। बी, बी, वेरी गुड। क्या होगा सही उत्तर, बी। बी, वेरी गुड। जिसका अपना कोई विचार ना हो उसे क्या कहेंगे आप, थाली का बैंगन कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, बाल की खाल निकालना क्या मतलब होगा इसका। बाल की खाल निकालना, बालों को नोचना, रहस्य जानने की कोशिश करना, अनावश्यक बारीकी में जाना या गंवार व्यक्ति। बताइए जल्दी से क्या होगा। बाल की खाल निकालना क्या हो जाएगा सही अर्थ।
जल्दी से बताइए सभी लोग। बी सी बी सी बी सी, मतलब कोई एक उत्तर नहीं है ना? चलो देख लें। चलो देख लेते हैं। बाल की खाल निकालना मतलब कि अनावश्यक बारीकी में जाना जिसकी जरूरत नहीं है। ये नकारात्मक अर्थ लिए हुए है। कैसा है? नकारात्मक अर्थ लिए हुए है, इसलिए इसका अर्थ रहस्य जानने की कोशिश करना नहीं होगा। बाल की खाल निकालना मतलब कि अनावश्यक बारीकी में जाना। ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, खेह खाना, ये तो हो गया। खेह खाना। सूरज पर थूकना, इसका मतलब क्या होगा? सूरज पर थूकना, इसका क्या मतलब हो जाएगा? सूर्य से घृणा करना, असंभव काम करना, लीक से हटकर काम करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। बताओ जल्दी से क्या होगा? सूर्य पर थूकना। बताओ जल्दी से क्या होगा उत्तर? सूर्य पर थूकना। क्या हो जाएगा सही उत्तर? बी। बी या डी? असंभव काम करना, सूर्य पर थूकना संभव है क्या? क्या सूर्य पर थूकना संभव है? नहीं, असंभव काम करना इसका सही उत्तर होगा। अगला, अंगारे उगलना, क्या मतलब होगा इसका? मुंह से अंगारे निकालना, कठोर वचन कहना, आग का फैल जाना है, ज्वालामुखी फूट पड़ना। क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से बताओ सभी लोग। हाँ, फटाफट से उत्तर दो सभी लोग। क्या होगा? अंगारे उगलना। क्या हो जाएगा सही उत्तर? जल्दी से बताओ सभी लोग। फटाफट से उत्तर दो सभी लोग। बी, बहुत बढ़िया, कठोर वचन कहना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कठोर वचन कहना। ठीक है, चलिए